नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आज इस टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बजट। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसकी जो मेरी अपनी विचारधारा है तो वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। हो सकता है कि किसी को ये जो विचारधारा है ये ठीक ना लगे, तो ये जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं वो सिंपल एक बैलेंस्ड अप्रोच है। ये मेरी अपनी अप्रोच है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पर्टिकुलर बजट्स में क्या था। देखिए, सबसे पहले मैं कॉमन मैन से शुरू करूंगा। देखिए, कॉमन मैन के लिए ये सरकार ने दिया गया कि आपको कोई राहत तो नहीं दी गई कि आपकी पॉकेट में डायरेक्ट पैसा डाला गया कोविड महामारी के कारण कि मार्केट में कंजप्शन इंक्रीज हो, बट सरकार ने ये किया है कि आप जिस हिसाब से पहले टैक्स दे रहे थे आप उसी हिसाब से आगे टैक्स दीजिएगा। क्योंकि सरकार को ये लगता है कि कोविड महामारी के कारण जिस हिसाब से लॉकडाउन सरकार ने किया था उसकी वजह से कंजप्शन बहुत कम हुई है। तो कंजप्शंस को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने इस बजट में डिमांड को काफी ज्यादा बूस्ट अप किया गया है। डिमांड जब ज्यादा होगी तो कंजप्शन भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अगर डिमांड को आज ये फोकस नहीं करेंगे तो कंजप्शन भी बहुत कम होगी। तो इस पूरे बजट में सरकार ने जो भी स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप्स और एमएसएमई है उसी के ऊपर ही फोकस किया गया है। क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जो आज के एमएसएमई हैं वो कल के एमएनसी कंपनीज हैं। तो डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए सिर्फ इंफ्रा के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर हम इंफ्रा के ऊपर फोकस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो कोविड के कारण जॉब्स चली गई थी वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो सैलरी लोगों को मिलेगी, सैलरी से मार्केट में कैश का आउटफ्लो होगा, कंजप्शन ज्यादा होगी। यहां पे मैं आपको कंजप्शन का ना एक मीनिंग समझाता हूं। कंजप्शन का मीनिंग है कि मान लीजिए आपकी सैलरी 2 लाख है, 2 लाख में से 1 लाख आपकी लायबिलिटीज है और 1 लाख आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है। तो जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है वो मार्केट में एक कैश आउटफ्लो का काम करेगी जिससे कंजप्शन की इंक्रीज हो जाए। तो और दूसरी चीज जो है वो सरकार ने ये बोला है कि जो भी 75 साल की एज के लोग हैं वो अपना टैक्स नहीं फाइल करेंगे। और इस हिसाब से जो हमारे इंडिया है उसमें से कम 10-20% ही लोग हैं जो 75 साल की उम्र के बाद नौकरी करते हैं, तो उनको टैक्स में राहत दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। हाँ, इसमें सरकार ने ये बोला गया है कि अगर किसी का इनकम टैक्स का डिस्प्यूट है और वो 2018 से पहले का है तो वो आप भूल जाइए, क्योंकि सरकार ने का ये मानना है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो टैक्स पेयर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो सरकार ने ये बोला कि अगर आपका 3 साल पुराना केस है तो उसको हम नहीं खोलेंगे, ना छेड़ेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, तो देखिए राजकोषीय घाटा का बोलने का मतलब ये है कि आपके पास कितना आया और आपने पास कितना इन्वेस्ट किया। अगर मान लीजिए आपके पास आया कम और इन्वेस्ट ज़्यादा किया तो फिजिकल डेफिसिट जिसको राजकोषीय घोटाला बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इकॉनमी को सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें जो फिजिकल डेफिसिट है उसके लिए आपके पास मार्केट में एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट हमारे पास ज़्यादा होगा तो हमारे पास डॉलर आएगा। और एफडीआई जैसे कि आपकी हेल्थ सेक्टर में सरकार ने एफडीआई 49% से 75 कर दी कि बाहर की कंपनीज को इनवाइट किया कि हमारे हेल्थ सेक्टर्स के ऊपर आइए और पैसा इन्वेस्ट करिए। और सरकार ने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इस चीज़ में ये रखी है कि हेल्थ सेक्टर्स को काफ़ी बूस्टअप दिया कि और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया। तो किसी भी देश की जो इकॉनमी है वो सिंपल एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो है कंजप्शन। और कंजप्शन कब होगी? जब आपके पास एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, एफडीआई ज्यादा होगी। जब एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर आएगा, एफडीआई आपके पास इंडिया में आएगी तो आपके पास डॉलर बाहर से आएगा। और जब डॉलर आपके पास आएगा तो आपके पास तेल सस्ता होगा, तेल सस्ता होगा तो आपके पास मार्केट ग्रो करेगी और आपके पास कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसीलिए सरकार ने इस बजट में तो स्पेशली कंजप्शन के ऊपर ही फोकस किया गया है। दूसरी चीज जो मेरे को यहां पे नेगेटिव लगी वो सरकार ने एक डिसीजन ली है डिसइन्वेस्टमेंट के, कि जो आपके पास एनपीए हैं, जैसे एनपीए का बोलने का मतलब ये नहीं है कि बैंक्स के एनपीए, जो आपके पास गवर्नमेंट लैंड है, रेलवे की लाइन है या कोई आपके पास सिटीज में कोई जमीन है तो उनको आप बेच दीजिए। तो मेरे को ये लगता है कि देखिए सरकारें तो काफ़ी आई जाई तो, बट इस गवर्नमेंट में आपके पास 25 से 30 कंपनियां जिस हिसाब से सरकार ने बैंक्स के मर्जर किए और डिसइन्वेस्टमेंट का जो
आइडियाज़ सरकार के दिमाग में है कि हम इसको बेचेंगे और यहाँ से हमारे को पैसा आएगा। तो मेरा ये मानना है कि अपना असेट बेच के, अगर मान लीजिए आज मेरे को पैसे की ज़रूरत है, कहीं मैं बड़ी गंभीर समस्या में फंसा हूँ, तो मेरे को अपने असेट्स बेचने पड़ेंगे ना। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपने एसेट नहीं बेचूंगा। तो सरकार, ऐसा तो है नहीं कि अभी 75 रुपये 72-73 रुपये ही डॉलर चला है, तो ये पिछले काफ़ी टाइमों से डॉलर की जो वैल्यू है वो सिंपल यही चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि डॉलर 50-60 रुपये हो गए और सरकार मतलब तब अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मेरे को ये लगता है कि सरकार को आज पैसे की मजबूरी है, कि सरकार को पैसा चाहिए। कि सरकार ने कोरोना महामारी के ऊपर भी काफ़ी खर्च किया, सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए भी आम आदमी के लिए काफ़ी ये करा। तो डिसइन्वेस्टमेंट का बैंक्स को छोड़ के, क्योंकि बैंक्स के तो ऑलरेडी एनपीएस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो बाकी जो गवर्नमेंट लैंड है, जो सरकारी कंपनीज है, कोल इंडिया है, शिपिंग यार्ड है, या और जो भी कंपनीज हैं, उनको कुछ उसमें से सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने की कोशिश की है। तो मेरे को ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरी अपनी बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि आपके पास जब तक आपने आरबीआई और सरकार ने आरबीआई के अंदर अपना ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार का काम है सिर्फ पॉलिसी बनाना, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये लगा कि ये सरकार का बहुत गलत कंसेप्ट था, क्योंकि इससे एक बात तो क्लियर है कि ठीक है, आपने अगर किसी बिजनेसमैन को ये लैंड दे दिया, ठीक है, तो वो वहाँ पे कुछ चीज़ें बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और कंजप्शन बढ़ेगी। बट ठीक है, सरकार ने अपना पैसा अपने ऊपर ही खर्च करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई। बट कभी भी असेट्स की ज़रूरत हमको सेल करने की तभी पड़ती है जब हमारे को पैसा ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि मार्केट में आप ये देखिए कि स्कैम जिस हिसाब से हुआ है, आपके पास यस बैंक में इतना बहुत बड़ा स्कैम हुआ, आपके पास डीएचएफएल में 1 लाख करोड़ का स्कैम हुआ, जो कि सरकार ने हमारे पास मतलब इतना ज़्यादा फोकस्ड में भी नहीं आया है। आपके पास जेट एयरवेज का हुआ और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज, जो ये 3 स्कैम्स थे, ये तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहे। तो ये भी एक तरफ से सरकार को कहीं घाटा है। तो इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने ये चीज़ें हमारे को बताई, बट सरकार ने जो प्रोविजनिंग रखी है, वो बैंक्स का जो घोटाला है वो कम से बहुत ज़्यादा है, बट सरकार ने आपको 20,000 करोड़ ही इस घाटे को कम करने के लिए एक प्रोविजनिंग दी कि हम 20,000 करोड़ रुपया जो है वो पीएसयू बैंक्स में और प्राइवेट बैंक्स में हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। देखिए, एक तो सबसे पहले हो गया आपके पास एनबीएफसी, जो कि छोटे लोन्स देते हैं। एक हो गए बैंक्स, जो बैंक रिटेल लोगों को लोन्स देते हैं। एक बैंक्स होते हैं कॉरपोरेट लोन्स, वो बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट लोगों को लोन्स देते हैं। और एक होता है एमएसएमई लोन्स, ठीक है। तो जब ये 4 लोन्स की बैलेंस शीट बिल्कुल ओके होती है, तो 5वीं बैलेंस शीट जो होगी ना, वो ऑटोमेटिकली ही सही होगी। जब ये 4 बैलेंस शीटें आपके पास खराब हैं, क्योंकि बैंक्स के तो हालात इतने खराब हैं कि एसबीआई ने 2018 में मतलब आपके अकाउंट में बिल्कुल कम पैसे पड़े हुए हैं, तो उससे आपके मिनिमम बैलेंस से पैसा काट के कम से कम 1800 करोड़ रुपया, जो कि उनका क्वार्टर का प्रॉफिट नहीं था, आपने मिनिमम बैलेंस से काटा। क्योंकि बैंक्स, आपको पता ही है, आपके पास मिनिमम बैलेंस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, आपको पैसा रखने के चार्जेस, आपको पैसा निकालने के चार्जेस, ड्राफ्ट के चार्जेस, इवन आपके पास एसएमएस के भी चार्जेस आपके पास लग रहे हैं। तो बैंक्स को सिर्फ पता है कि अब जो स्कैम्स ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, तो वो पैसा तो रिकवर होएगा तो ठीक है, नहीं तो माल्या जैसे तो आज भी बाहर बैठ के वो जो पैसा इनकम रिकवरी करनी है, वो हम लोगों को ही बैंक्स चूसेंगे। मतलब बैंक्स ने ही हमारा पैसा लेना है, ठीक है। तो सरकार ने ये बोला है कि आपके पास आने वाले टाइम में, हमारे पास इस वक्त इंडिया में 13 करोड़ एमएसएमई है, जिसमें 6.5 करोड़ जो हैं वो रजिस्टर्ड है और 6.5 जो हैं वो अनरजिस्टर्ड। तो सरकार को ये चाहिए था कि जो अनरजिस्टर्ड एमएसएमई है उनको भी रजिस्टर करने का कोई प्रोविजन रखते, ठीक है। आपने 93,000 करोड़ जो था, आपने एजुकेशन के ऊपर पिछले साल का बजट रखा, आपने 99,000 करोड़ इस केस में रखा। तो एजुकेशन का तो बजट आपको ये रखना चाहिए था कि 93,000 करोड़ से भी ज़्यादा करने, आपने पिछले ईयर के मुकाबले आपने 4,000 करोड़ और आपने कम कर दिया। आपने डिजिटल लर्निंग के ऊपर आपने 600 करोड़ का प्रोविजन रखा। अब ये देखिए कि कोरोना महामारी के कारण जो डिजिटल लर्निंग्स थी वो कम से कम 8 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आपको इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए था कि डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस्ड किया जाए।
तो अगली मैं बात के ऊपर आऊंगा कि सरकार को पर्टिकुलरली डिसइन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत पड़ रही है। आपने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आपने 30 जो देश की भावी कंपनियां थी, आपको आज उनको बेचने की जरूरत पड़ गई। आपके जो पीएसयू बैंक्स थे, आपने उनको मर्जर कर दिया आपके पास, ठीक है। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट था कि आपने आरबीआई में जब से ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, आपने विदाउट आरबीआई गवर्नर की परमिशन, जो हमारे शक्तिकांत गुप्ता जी से पहले थे, तो आपने उस टाइम उनसे डिमांड रखी कि आप हमारे को पैसे दीजिए। उन्होंने पैसे दिए नहीं, आपने गवर्नर बदल दिया। तो गवर्नमेंट का काम जो था यहां पे सिंपल एक पॉलिसीज बनाना था। अगर गवर्नमेंट इस हिसाब से इंटरफेयर करती रहेगी आरबीआई के केसेस में, तो आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो लोगों को आज डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए और कंजप्शंस को बूस्ट अप करने के लिए लोगों को आज इस चीज का बिल्कुल पता है कि हमारे को अगर कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उनको सेविंग्स के ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया हुआ है, ठीक है। कंजप्शंस के ऊपर बहुत कम फोकस हो गया हुआ है। तो अब इजराइल की तरह तो हमारे देश ने किया नहीं कि हाँ जी, स्टार्टअप्स को बोला जी आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि इजराइल आपसे, अगर आप इजराइल के नागरिक है तो इजराइल पूछेगा कि हाँ आपने कोई काम करना है, हाँ जी आपको कितने पैसों की जरूरत है, जी ठीक है मेरे को 5 करोड़ की जरूरत है। तो ठीक है, सरकार उनकी बोलती है कि ठीक है आप बिजनेस शुरू कर दिए, अगर आप बिजनेस में सफल हो गए तो आप आगे बढ़िए, अगर आपका बिजनेस सेटअप नहीं हुआ तो ठीक है, आपने जो हमने आपको जो पैसा दिया आपको देने की जरूरत नहीं है। बट यही चीज अगर इंडिया में होगी तो तभी उन कंट्रीज के ऊपर जो है वो स्टार्टअप्स ज्यादा फोकस रहते हैं। पर यहां पे अगर वैसी चीज होगी कि नहीं आपने लोन लिया, आपको पैसा वापस ही नहीं करना है, तो यहां पे ये चीज जो है ईज ऑफ स्टार्टअप ऑफ बिजनेस की जो कमी है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा कि दिल्ली में एक लाइसेंस पिस्टल लेने के लिए आपको 19 डॉक्यूमेंट जो है दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। बट वहीं पे अगर आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको 45 डॉक्यूमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। तो सिंपल सा ये है कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, बट आपके पास हथियार लेने के लिए इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं। तो ईज ऑफ स्टार्टअप्स जो है ना इंडिया में, उसकी बहुत बड़ी कमी है हो गई है। अब यहां पे सबसे बड़ा एक और चीज कंसेप्ट है कि जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, ट्रायंगुलर शेप में जिसको हम बोलते हैं, कैपिटलिज्म एक बुरी बात नहीं है, बट जो गवर्नमेंट ने क्रॉनिक कैपिटलिज्म की एक परंपरा शुरू कर दी है कि एक पर्टिकुलर फोकस बिजनेस के ऊपर फोकस करके उसको फायदा पहुंचाया जाए, ये बहुत गलत है। क्रॉनिक कैपिटल मीन्स ये है कि जब आपके पास ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन आपस में इकट्ठे होकर सिर्फ एक कंपनीज को फायदा देने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। अब आपके साथ देखिए आइडिया वोडाफोन के केस में बिल्कुल वही हुआ। आइडिया वोडाफोन के केस में जब जियो को आपने इतना फोकस कर दिया, आपने इतना स्पेक्ट्रम का उनको लाइसेंस दे दिए गए, आपने मार्केट में कंपटीशन ही खत्म कर दिया। ठीक है, डाटा की बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, बट आप ये देखिए कि आपने इतना ज्यादा डाटा दे के एक कंपनी तो आपने खत्म ही कर दी। तो कुमार मंगलम जो आदित्य बिरला के जो मालिक हैं वो तो बोलते हैं कि मैं तो कभी भी कंपनी को बंद करने में बैठा हूं। क्यों? ये सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिज्म की वजह से आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रखी। अब बीएसएनएल की अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बीएसएनएल आज भी 3G के ऊपर काम कर रहा है, बीएसएनएल 4G के ऊपर भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि एयरटेल ने हैदराबाद में तो 5G का भी काम शुरू कर दिया गया है। तो सरकारों को चाहिए था कि जो आपके पास पहले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था टेलीकम्युनिकेशन में, आप अपना कैपिटल इंक्रीज करने के लिए उस चीज को बूस्टअप कर दें। तो बीएसएनएल के तो वैसे ही बुरे हालात हैं, ठीक है। हमारे फ्रेंड सर्कल्स में काफी लोग हैं जो बीएसएनएल में काम करते, तो उनको तो ये लगता रहता है कि ये हमारे को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसा ही आपके पास बैंकिंग के केस में आ रहा है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट है कि सरकारी लोगों को तब ये समझना जरूरी हो गया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करके अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, आप फिर से प्राइवेटाइजेशन के हाथों में आ सकते हो। तो काम करना तो कम से कम सरकारी लोग शुरू कर दे, अदरवाइज आने वाले टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट होती रहेगी। तो जब आपने आइडिया वोडाफोन के ऊपर इतना टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, तो आपने ये नहीं देखा, आपने 5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। कितनी आपके पास वेंडर्स बंद हो गए, कितने लोगों का जो भविष्य था टेलीकॉम्स में वो उठ के बाहर की कंट्रीज को अप्रोच करने लगे। जेट एयरवेज के केस में वैसा ही हुआ, ठीक है। आपने लोन्स इतने ज्यादा बांट दिए कॉर्पोरेट्स ने मिलकर कि वो कंपनीज ही बिल्कुल डूब गई, तो उसके एम्प्लॉइज थे वो भी रोड के ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को कम से कम डिसइन्वेस्टमेंट से करने से पहले और
ये चीज जरूरी सोचनी चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान आपके पास क्या हैं। तो देखिए, सरकार को इतना जरूर पता था कि आज की डेट में जो आइडिया और वोडाफोन के का जो लोन बुक्स है वो इतनी ज्यादा है कि अगर वो पैसा वापस आ जाए ना, तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी इंक्रीज कर जाए। हो सकता है कि अगर आइडिया वोडाफोन जो बैंकों की उधारी है वो अगर वापस कर देना, तो आज अगर मान लो 73 रुपए का डॉलर है तो कम से कम 65 रुपए का पहुंच जाएगा, अगर जो आइडिया वोडाफोन का सारा कर्जा वापस आ जाए। तो आपके जो बिजनेसमैन है, जो स्टार्टअप्स नहीं, जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, उसमें आपने क्रॉनिक कैपिटलिज्म करके रखा हुआ है, तो जो स्टार्टअप्स हैं वो कहां पे सर्वाइव करेंगे। तो स्टार्टअप्स को थोड़ा सा आपको टैक्स रिबेट देनी चाहिए थी, जीएसटी में आपको उनको थोड़ा सा फायदा देना चाहिए था कि अगर आप जीएसटी पे नहीं करने चाहिए। तो बोलने का मतलब है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो हमारे एमएसएमईज हैं वो नेक्स्ट एमएनसी बने, तो आपको उनके लिए कुछ करना भी चाहिए था। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ावा दिया गया। बट यहां पे भी ये चीज बोलने वाली बात है कि जो सरकारें बजट्स में बोलती हैं वो एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। अब ठीक है, 2015 में तो आपने ये बोला कि 10 की 20 स्मार्ट सिटीज बनेंगी, आज तक वो 2021 चल पड़ा, किसी को स्मार्ट सिटीज का पता नहीं है। तो ये जो चीजें बताई जाती हैं इनको इंप्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, उससे सरकारों को बचना चाहिए। तो और आरबीआई के में इंटरफेयर जो है वो सरकार का बहुत कम करना चाहिए। और आपको कोरोना के केस में कम से कम लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, लोगों को कॉन्फिडेंस जागरने के लिए उनको कुछ आपको देना चाहिए था। डिसइन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी चाहिए थी, जो कि इस बजट में खामियां रही है। थैंक यू।